इनसे पूछ रहा था आपके क्विज़ का क्या रिज़ल्ट रहा, तो बता रहे थे कि बहुत अच्छा नहीं रहा। क्या वजह है? पहला वाला क्विज़, वो जो सबसे सादा सा आसान सा क्विज़ था। क्विज़ तो आसान था, क्विज़ में तो कोई मसला नहीं। तो क्या मैं आप लोगों से पहले भी एक दो मरतबा कह चुका हूँ कि अगर आपको कोई ज़रूरत है किसी चीज़ को, बैकग्राउंड को कवर करने की, तो मैं आपके साथ एक्स्ट्रा टाइम लगा सकता हूँ, लेकिन ये मैं तो नहीं कह सकता, ये तो आप लोगों की जिनकी ज़रूरत है वो बताएंगे। तो अगर आपको कोई फील होती है ज़रूरत, तो काइंडली गेट टुगेदर, कलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 10-20 पीपल, आई कैन वर्क विद यू, मुझे कोई मसला नहीं है। मगर अगर आप लोग इसको वो करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो फिर आप खुद ही हर्ट होंगे, देख लीजिएगा। एंड के ऊपर फिर, क्योंकि ये पहला क्विज़ जो था ये जस्ट एन इंडिकेटर कि ये एग्ज़ाम किस तरह के होते हैं। आप लोगों के पास शायद पहले पुराने एग्ज़ाम्स भी पढ़े हुए हों, अगर नहीं है तो दोस्तों से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, बिलीव मी, ठीक है। मैं कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्ज़ाम मुझे नहीं बनाने आते। इट वोंट बी जस्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ द बुक, मे बी आउट ऑफ 100 मार्क्स 20-25 मार्क्स जो हैं वो स्ट्रेट आउट ऑफ द बुक हों, मगर बाकी जो होंगे उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी घुंडी होगी। और उस घुंडी को हल करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है। ओके, सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट, और अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे बताइएगा। टाइम तो हो गया है, क्लास का है आज, बहुत थोड़े लोग हैं, 9:08 हो गए। मुझे याद है हम क्या कर रहे थे, हम बक कन्वर्टर पढ़ रहे थे। अच्छा, आप आइए ज़रा, मुझे बक कन्वर्टर बना के दिखाइए यहाँ पे, बताइए कैसा होता है। सर्किट ड्रॉ कीजिएगा। जल्दी से आइए। जी, असाइनमेंट ड्यू थी आज? अच्छा, असाइनमेंट यार यूं करके दरमियान में पास कर दो, वो कलेक्ट कर लेते हैं। आप कलेक्ट इधर से कर लीजिएगा। क्विज जो लिया था यस सर जी, इसमें आपने कहा कि RMS 10/3 आती है, ये नहीं आ रही। ये मेरे ख्याल से 5/3 आ रही है। 5/3 आ रही। 5 इज़ द पीक, 10 इज़ द पीक। नहीं सर, ये वाली है, इसकी 5 पीक है, 5 √3 आ रही है। चलो ये मैं चेक करूँगा, मेरे जहन में वो था, मुझे पुराना कुछ याद था, बट अगर वो गलत है तो आपने क्विज़ेस इनके वापस कर दिए। उसमें वो जो ये कह रहे हैं, वो जो 10/3 मैंने लिखा था ना, वो गलत था। गलत था तो ठीक क्या था? अच्छा, उसके हिसाब से नहीं किया आपने। ग्रेडिंग जो है वो किस हिसाब से की है? 5/√5/3 है या 5/√3 है? अच्छा चलो, ये मैं कैलकुलेट करके देख लूँगा, जो ठीक है वो ठीक है। उसमें ये हाँ, ये ठीक है, सही है, ओके। ये बहुत बड़ा बक कन्वर्टर है। इतने बड़े बक कन्वर्टर पे बोर्ड की जगह ख़त्म हो जाती है।
So well, if I make a transistor here, this is normally how you implement a buck converter. लोड करंट इधर जा रहा था, यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको हम V sub O लिखते हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको हम V sub S लिखते हैं, और V sub S इज़ सपोज टू बी अ कांस्टेंट वोल्टेज, जो कि कैपिटल लिखा जाए या स्मॉल लेटर लिखा जाए एक ही होती है, बिकॉज इट इज़ DC, इंडक्टेंस L और कैपेसिटेंस C। इंडक्टेंस L के अंदर से गुजरने वाला करंट I sub L लिखा जाता है। इंडक्टेंस L के अराउंड एक वोल्टेज डेवलप होता है जो कि यूँ करते हैं, यूँ देख सकते हैं आप, प्लस माइनस, और इसको हम V sub L लिखते हैं। So that's your buck converter, and we talked about कि buck converter जो है वो CCM में या DCM में जाता है। आपने इसकी बाउंड्री कंडीशन देखी थी कि किस पॉइंट के ऊपर यार ये आवाज़ इसमें आ रही है, आप नहीं आ रही? आज मेरा वैसे ही गला ख़राब है, मैं ऊंचा नहीं बोल पाऊंगा, इसको ठीक करा सकते हो? Okay, so when you are solving such circuits, ट्रिक जो होता है वो वेव फॉर्म्स होती हैं, ठीक है? वेव फॉर्म्स आप जितना अच्छा बना सकें उतना आपको ज़्यादा हेल्प होती है। अब सबसे ऊपर हम लिखते हैं स्विचिंग फंक्शन, ठीक है? लेट्स कॉल दिस स्विचिंग फंक्शन। अब इसमें एक ही कंट्रोल्ड स्विच है, इसका जो स्विचिंग फंक्शन है वो S of t है, जो कि इसके हम गेट पे इंडिकेट करते हैं कि गेट के ऊपर हमने स्विचिंग फंक्शन S of t दिया हुआ है। जब S of t 1 होता है तो स्विच ऑन होता है, और जब S of t 0 होता है तो स्विच ऑफ होता है। सपोज कीजिए कि ये स्ट्रेट थी, वी नो कि इस जगह का वोल्टेज क्या होगा, वो हमने पहले देखा हुआ है, वो VS हो जाएगा जब ये होता है, और 0 हो जाएगा जब ये होता है। अब सबसे पहले मैं सब I sub L प्लॉट करता हूँ। ये हमने पिछली दफ़ा प्लॉट किया था। I sub L इनिशियल किसी वैल्यू से हम कहते हैं स्टार्ट होता है, ये वैल्यू अभी अननोन है, ठीक है? ये वैल्यू अभी अननोन है, और इट रैम्प्स अप बिकॉज जब ये स्विच ऑन होता है तो इस जगह पर वोल्टेज V sub O है, इस जगह पर वोल्टेज V sub S होती है। एक मिनट, यहाँ पे हम साथ ही पैरेलल में, या मैं इसके ऊपर ही बनाता हूँ। जब ये स्विच ऑन होता है तो इंडक्टर की वोल्टेज V sub L क्या होगी? वोल्टेज ऑन द इंडक्टर इस रीजन में V sub L वोल्टेज क्या होगी? ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना V sub L का, VS माइनस V आउट। सो इसी के ऊपर अगर मैं प्लॉट करूं तो ये एक हाइट है इसकी VS माइनस V नॉट, और ये ब्लू में जो है ये V sub L है। इस रीजन के अंदर जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है वो VS माइनस VL है। जब इस रीजन में आप आते हैं, जब स्विच ऑफ हो गया तो ये डायोड ऑन हो जाता है। ये डायोड जब ऑन होता है तो इस VL कितनी हो जाती है? माइनस V नॉट, बिकॉज इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है।
और ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, तो इसलिए माइनस वी नॉट हो जाती है। ये आपकी वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस। अच्छा, अगर ये सिस्टम स्टेडी स्टेट में है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका इंडक्टर वोल्टेज एवरेज के ऊपर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इंडक्टर का जो एवरेज वोल्टेज है उसका 0 होना जरूरी है। उसकी वजह क्या है कि इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कितना होता है? आइडियल इंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस होता है? 0 होता है। अगर आइडियल इंडक्टर है और उसके ऊपर 1 वोल्ट अप्लाइड है ऑन दी एवरेज, तो उसका करंट जो है वो इन्फिनिटी को जाएगा। सही है ना? ऑन दी एवरेज अगर आप कुछ भी वोल्टेज लगा दीजिएगा 0 ओम के रेजिस्टेंस पे, तो वो तो बहुत बढ़ जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसलिए ये हमें रूल का पता है कि V sub L on the average must be 0 if steady state. और ये कंडीशन इक्विवेलेंट है टू द फैक्ट के इंडक्टर करंट ऑन द एवरेज stays constant in steady state. This is equivalent to saying ke inductor current average is constant. It does not change. ठीक है? इसका मतलब इंडक्टर करंट कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि इंडक्टर करंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो एंडिंग पॉइंट था वो क्या होंगे? सेम होंगे। इंडक्टर करंट जहां से राइज होना शुरू हुआ था, ये जो पॉइंट है, ये हाइट, वो इस पॉइंट के ऊपर उसी हाइट पे टर्मिनेट होगा। तो आपका जो फॉलिंग स्लोप है वो ये बनता है। इंडक्टर करंट वुड फॉलो दिस। ठीक है? ये दो रूल। इसी तरह का जो कैपेसिटर का रूल है वो भी आपको पता है कि जो कैपेसिटर अगर सेकंड स्टेडी स्टेट में चल रहा था, कैपेसिटर का वोल्टेज ज़रा चेंज नहीं हो रहा, कैपेसिटर वोल्टेज फिक्स्ड है ऑन द एवरेज। अगेन उसके ऊपर एक रिपल मौजूद है, लेकिन ऑन द एवरेज कैपेसिटर वोल्टेज इज फिक्स्ड। हम उसके केस में ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर में एवरेज डीसी का एवरेज करंट कोई नहीं फ्लो कर रहा, एवरेज करंट 0 है। इसमें जो एवरेज वोल्टेज है वो 0 होता है, और सिमिलरली I sub C on the average should be equal to 0 in steady state. ये दो कंडीशंस याद रखनी है। इनकी बेसिस के ऊपर आप अपनी कैलकुलेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। अच्छा, एक क्विक से कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। अगर ये वोल्टेज 0 है तो इसका मतलब है कि ये एरिया और ये एरिया बराबर है ना? अगर ये एवरेज इसकी 0 है ब्लू वाली लाइन की, तो दिस एरिया मस्ट इक्वल दैट एरिया। ये वाला एरिया कितना है? इसकी हाइट है v sub s माइनस v sub 0, और इसकी ड्यूरेशन कितनी है, लेंथ कितनी है? कितनी? नहीं बच्चे, ये जो टाइम है, ये जो लेंथ है, ड्यूरेशन, यहाँ पे जो पॉइंट, ये d टाइम्स ts है, और ये जो लेंथ है ये 1 माइनस d टाइम्स ts है। इसको मैं किस चीज से ज़रब दूंगा? d टाइम्स ts से। ठीक है? आप एक काम कीजिए, आप ना इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द एरिया। सो यू आर इंटीग्रेटिंग एरिया एंड गेटिंग टू दिस पॉइंट। दिस इंटीग्रल of the area must be 0 if the average voltage is 0. Okay.
सो अप टू दिस पॉइंट ये जो इंटेग्रल की वैल्यू है वो ये निकलती है। इससे जब आप आगे चलते हैं तो इंटेग्रल में से एक सर्टेन एरिया माइनस होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एरिया नेगेटिव है ना, नीचे की तरफ पड़ा हुआ है। आप इधर पहुंचे तो यहाँ पे जो एरिया की वैल्यू थी वो थी ये वाली, इसके बाद आप माइनस करते हो दिस एरिया। जब आप यहाँ पहुंचते हो तो दोनों एरियाज चूंकि बराबर थे इसलिए जितना ऐड हुआ था उतना सब्ट्रैक्ट हुआ, एंड के ऊपर रिजल्ट 0 आ गया। ये कितना है V0 now this need to be equal to 0 for steady state. एग्रीड? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो ये क्या किया है, किस तरह हुआ है, ये इसमें कोई मसला किसी के जहन में कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है, सो ऑल यू आर डूइंग इज कि आप V sub L जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है उसको प्रॉपरली प्लॉट कर लें, उसके बाद उसको एक साइकिल के ऊपर इंटीग्रेट कर दें, वो इंटीग्रल 0 रख दें। तो ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? एक मिनट इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करें, क्या बनता है Vs dTs माइनस V0 dTs माइनस V0। एक्चुअली ये Ts मुझे पहले ही निकाल देना चाहिए था, आसानी हो जाती है ना। ये Ts तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इधर 0 पड़ा हुआ है, सही है ना, नजर आ रहा है ना। सो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस Ts फॉर सिंप्लिसिटी। मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ये Ts, ये ठीक है, प्लस d V0, this need to be equal to 0। This says कि Vs d times Vs is equal to V0 and this is called the transfer relationship, जो कि आपने पहले देखी हुई है कि V0 और Vs इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज आपस में d के फंक्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर अगर आपके पास कोई भी सर्किट मौजूद है, कन्वर्टर मौजूद है, और मैं आपसे पूछूं कि इसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप निकालिए, आप उसमें इंडक्टर देखिए या कैपेसिटर लगा हुआ है बीच में, इसको हम कहते हैं एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। ये जो दरमियान में चीज़ लगी होती है ना, अगर ये इंडक्टर है जैसे कि इस केस में, तो इसका काम ये है कि ये पार्ट ऑफ द टाइम में कुछ एनर्जी स्टोर कर रहा है और बाकी हाफ पार्ट ऑफ द साइकिल के अंदर ये एनर्जी आगे रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होता है ना, इसके ऊपर आप ये वाले 2 रूल लगा देते हैं। जो भी रूल लगता है, मसलन अगर वो इंडक्टर है तो आप उसके ऊपर V sub L ऑन द एवरेज 0 का रूल लगा दीजिए, आपको ट्रांसफर रिलेशनशिप निकल आएगा। अगर बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, बाज कन्वर्टर ऐसे होते हैं जिसमें कैपेसिटर ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर एलिमेंट के तौर पे यूज होता है, उसमें आप कैपेसिटर की जो एवरेज करंट है उसको 0 कर दीजिए एंड दैट विल गिव यू अगेन ट्रांसफर रिलेशनशिप। ओके, ये तो जनरल रूल थे। फिर हमने ये बात की थी कि यहाँ पे हमने बात की थी कि जो इसकी एवरेज वैल्यू है, जो कि ऑफ कोर्स इसके एग्जैक्ट मिडल में से पास करती है, दिस इज द एवरेज वैल्यू, दिस इज I sub L एवरेज। ये जो वैल्यू है I sub L एवरेज, ये वैल्यू किसके बराबर है? I sub L की जो एवरेज वैल्यू है वो किसके बराबर थी? I लोड के। इस नोड के ऊपर चूंकि इधर एवरेज पे कोई करंट नहीं है, ये कैपेसिटर है, ये रूल लिखा हुआ है, इधर कोई करंट नहीं है, इधर से आने वाला करंट ऑन दी एवरेज जिस करंट के बराबर है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। एज लॉन्ग एज आप वो चंद चीज़ें जहन में रखें, पक्का रखें। फिर मैंने आपको कहा था कि जब मैं इस लोड करंट को रिड्यूस करता हूँ तो ये पूरी चीज़ एज सच नीचे आती है, और फिर एक बाउंड्री कंडीशन हमने निकाली थी। उस बाउंड्री कंडीशन के ऊपर जो हमने उसको लिखा था IOB के नाम से।
क्या थी वो रिलेशनशिप, याद है मुझे, लिखाओ क्या बना था लास्ट टाइम? Vs over 2L into D into 1 minus D Ts, ये था। अच्छा, तो अगर मेरा लोड करंट किसके बराबर है? लोड करंट मसलन अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो लोड करंट इज सिंपली V नॉट डिवाइडेड बाई RL। अगर मैं RL को कम या ज्यादा करता हूँ तो लोड करंट उससे छिड़ता है। ओके अगर मैं लोड करंट को बड़ा करना शुरू कर देता हूँ तो ये सारी चीज़ ऊपर मूव करती है, कोई मसला नहीं है, ये CCM में रहता है। लोड करंट को कम करता हूँ तो ये जब बाउंड्री, जिस वक्त लोड करंट की वैल्यू इस नंबर से कम हो जाती है, व्हेन I sub L becomes less than IOB, converter enters discontinuous conduction mode and when in discontinuous conduction mode ये जो रिलेशनशिप हमने डिराइव किया हुआ है ना, ये वाला, ये DCM के अंदर वैलिड नहीं है, ठीक है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में वैलिड है। DCM में जो करंट है वो ऐसी हो जाती है, इंडक्टर का करंट ऐसे हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इंडक्टर का वोल्टेज देखूं तो वो ऐसा हो जाता है। This is the type of inductor voltage that I see, ठीक है। अब अगर मुझे ये चीज़ रन करनी हो, ये अगेन मैं रन कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मसला सिर्फ ये है कि ये जो टाइम था, पहले मैंने कहा था ये 1 माइनस DTS है, वो 1 माइनस DTS तो ये टाइम है। ये जो टाइम है ये क्या है? ये उससे कुछ मुख्तलिफ चीज़ है। ये वो टाइम है जिसमें करंट जो है रिटर्न बैक टू जीरो कर रही है, ठीक है। ये अभी आपको अननोन है। अगर आप तफसील में जाएं तो यू कैन फाइंड दिस मोमेंट के करंट कब हिट करती है जीरो को, वो चीज़ हम कर लेंगे। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप सिर्फ उस वक्त वैलिड होगा जब कंटिन्यूस कंडक्शन मोड होगा और करंट जो है वो जीरो को हिट तो कर सकती है, जीरो से नीचे, मतलब जीरो पे थोड़ी देर के लिए भी रुकेगी नहीं। अगर वो थोड़ी से इंस्टेंट के लिए भी जीरो पे रह गई तो आपका ये रिलेशनशिप वैलिड नहीं रहेगा, ओके। जब आप DCM में होते हैं, अगर आप DCM में हैं, एक मैं सादा सा टेस्ट करता हूं, ये मैं तार उतार देता हूं, अब बताएं कन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज क्या करेगी? एक कन्वर्टर स्विच कर रहा था, ऐसे 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 ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ हुए जा रहा था। मैंने ना लोड की तार उतार दी, लोड ये कैपेसिटर, आउटपुट कैपेसिटर का वोल्टेज कहाँ जाएगा? रेज योर हैंड, किसको पता है? कांस्टेंट कहाँ पे रहेगा? जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव आएगी तो इन्फिनिट, आउटपुट वोल्टेज इन्फिनिट पे चला जाएगा? नहीं, करंट भी नहीं जाएगा नेगेटिव इन्फिनिट पे, नो। इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। वजह क्या है इनपुट वोल्टेज के बराबर होने की? जी कुछ कहा किसी ने? ये लोड उतर गया है, जब लोड उतर गया है तो सपोज कीजिए कि V नॉट VS से कम था, सपोज कीजिए, जो कि पहले था, जाहिर है जिस वक्त आपने लोड उतारा था उस वक्त V नॉट जो था वो इट वाज लेस देन VS।
इसका मतलब है कि Vs माइनस वी नॉट वॉज अ पॉजिटिव नंबर, Vs was bigger than V naught, so this was a positive number, so that means कि इस दौरान करंट को पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, करंट राइज करेगा। सपोज करो कि वो जीरो से राइज कर रहा है, बट इट इज स्टिल राइजिंग, इट इज गोइंग टू सम पॉजिटिव वैल्यू। नाउ जिस वक्त आप इसको ऑफ करते हैं तो करंट को ये पाथ मिलता है डायोड में से, अब वो करंट जीरो की तरफ ड्राइव करता है, क्योंकि इस दौरान इसको माइनस वी नॉट वोल्टेज नजर आ रही है। आउटपुट वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर होती है जब डायोड ऑन होता है, तो ये क्विकली ड्राइव करती है नीचे को। ऑन दी एवरेज जो लोड का करंट है हमने काट दिया है, जीरो कर दिया है, लेकिन जो इंडक्टर का करंट है वो तो एक ट्रायंगल आई है। इंडक्टर के अंदर तो करंट राइज किया था ना, गौर से सुनो, इंडक्टर के अंदर करंट राइज किया था, लोड का करंट जीरो है। ये जो इंडक्टर में करंट आया था जिसने हाफ Li² एनर्जी इंडक्टर में स्टोर की थी, वो एनर्जी किधर गई है? वो कैपेसिटर में ट्रांसफर हो गई है। वो सारा करंट वो डंप हुआ है कैपेसिटर में और वो उसने उस कैपेसिटर को चार्ज किया। ठीक है, अब ये कैपेसिटर थोड़ा सा ऊपर चला गया, अगली दफा फिर तुमने इसको ऑन किया स्विच को, फिर अगर ये वोल्टेज इस वोल्टेज से कम रहा था तो फिर ये करंट रैंप अप करेगा, फिर ये करंट रैंप अप करेगा और फिर थोड़ा सा इंक्रीमेंटल करंट इंडक्टर में बिल्ड हो जाएगा। जब भी इंडक्टर में थोड़ा सा भी करंट बिल्ड होगा उसमें एनर्जी स्टोर हो गई है, एंड दैट एनर्जी मस्ट फाइंड इट्स वे। आपने लोड का कनेक्शन तोड़ दिया तो लोड में बिजली नहीं जा रही, ये सारी एनर्जी इसमें डंप होती रहेगी। सिंपल। कब तक एनर्जी बिल्ड हुआ करेगी इंडक्टर में? जब तक इंडक्टर स्विच ऑन के ऊपर एक पॉजिटिव वोल्टेज देखता रहेगा, और वो इसलिए देखता है कि Vs माइनस वी नॉट इज अ पॉजिटिव नंबर, बट द मोमेंट वी आउट बिकम्स इक्वल टू वी नॉट Vs तो क्या होगा? इंडक्टर में करंट मजीद नहीं बढ़ेगा, जीरो पे रहेगा। तो उस वक्त स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ जो मर्जी कीजिए आप, इंडक्टर का करंट अब मजीद राइज नहीं करेगा। ठीक है, तो वो पॉइंट आएगा जहां पे ये रुक जाएगा। आप इसको स्विच ऑन करते रहे, यहाँ पे वोल्टेज V0 V इनके ऊपर बैठ जाएगा, आगे बराबर हो जाएगा, खत्म। अब अगर आप लोड कनेक्ट करते हो तो फिर प्रोसेस ये होगा कि लोड जो है वो इसको डिस्चार्ज करेगा और ये वोल्टेज नीचे को मूव करेगा और फिर इनपुट से करंट आना दोबारा शुरू हो जाएगा। यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसा है? I sub s प्लॉट करें हम यहां पर। I sub s की शक्ल कैसी होगी भला? जब स्विच ऑन होगा तो करंट गुजरेगा, जब स्विच ऑफ होगा तो करंट कितना होगा? जीरो होगा। इनपुट का करंट है, इनपुट पे स्विच ही ऑफ है तो ज़ाहिर बिजली नहीं गुजर रही। तो हमें यह पता है कि इस रीजन के अंदर कोई करंट नहीं है, इस रीजन में कोई करंट है। इसकी हाइट मैं जानना चाहता हूं कि ये कितनी है। I sub s जिसको मैं लिख रहा हूं, ये मैं पूछना चाह रहा हूं ये कितनी है? ये IL के इक्वल है। अच्छा, अब अगर ये IL के बराबर है तो इसकी शक्ल बिल्कुल एग्जैक्ट ये चीज होगी। दिस विल बी माई इनपुट करंट। ठीक है, कैन आई फाइंड द हाइट ऑफ दिस? कैन आई फाइंड व्हाट इज दिस करंट? ये मैं कहता हूं IS, या इसको स्मॉल I sub s और पीक लिख देता हूं मैं इसको। कैन आई फाइंड दिस वैल्यू? How do I find this value? Of course I can. How do I find this value? सर इसमें रजिस्टर का करंट प्लस जो बेटा रजिस्टर कौन सा? लोड का लोड तो इधर लगा हुआ है, ये हम यहाँ के करंट की बात कर रहे उसी के अंदर लोड हैं। ये तो लोड करंट इस नोड से गुजर रहा है, हम अब इस नोड पे मौजूद हैं।
ILP को D से डिवाइड कर आप कह रहे हैं कि आई लोड को, ILP को, इस ILP को D से डिवाइड कर दें? नहीं, ये तो वैसे ही इसलिए गलत है बेटा कि आपने भी खुद बताया कि ये करंट और ये करंट तो एक ही हैं, तो फिर वो तो परेशानी नहीं है। देखिए सादा सी बात है, ये लोड करंट है, ये कितनी हाइट है? ये हाइट कितनी है? दिस इज एक्चुअली, मैं इसको लिखता हूं डेल्टा I सब L ओवर 2। डेल्टा I सब L इज द टोटल करंट रिपल। डेल्टा I सब L आपने निकाला हुआ है। डेल्टा I सब L क्या था? डेल्टा I सब L दो तरीकों से निकलता है, VS माइनस V0 से या V0 से, दोनों तरह निकल आता है। ठीक है, वो आपने लिखा हुआ है मसलन VS माइनस V0 अपॉन L इंटू DTS। दिस इज द डेल्टा I सब L, दिस इज द चेंज इन द इंडक्टर करंट। इसकी आधी वैल्यू उसकी एवरेज से ऊपर है, तो आपको ये पीक पता लग गई। तो दिस पीक is actually this plus I load। ठीक है, अच्छा ये I सब L जो है ना वो यहां से लेके यहां तक डिटरमिन्ड है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये टोटल है डेल्टा I सब L। इंडक्टेंस की जो, इंडक्टेंस करंट की जो वेरिएशन है, डेल्टा जो है वो इतना है। यार तुम लोग कहीं से टेक्सला से आते हो, किधर से आते हो तुम? अभी दो बंदे एंटर हुए हो हैं, कहाँ से आते हो? रवात से आते हो? वाक एंड से आते हो? जल्दी आने की कोशिश किया करो, या तुम्हारी आदत है लेट आने की? ये जो टोटल वेरिएशन है ये डेल्टा I सब L है, जो कि आपने, मैंने यहाँ लिखी है। इसकी एक और रिलेशनशिप हो सकती है जिसको हम कह सकते हैं कि ये इट्स ऑल्सो इक्वल टू V0 अपॉन L। शाबाश, ये इन दोनों के बराबर हो सकती है। इसको आप आधा करके इसके ऊपर रख दीजिए तो आप उसकी पीक पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अनदर क्वेश्चन इज के जो लोड, ये जो इनपुट सोर्स है इसका एवरेज करंट क्या है? I सब S की जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है? I सब S की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम इस करंट को इंटीग्रेट करते हैं। इसको एक आसान तरीका ये है कि आप इसको उठा के ना तो यूं सीधा कर दें, इसको ये जो इसको अगर मैं यूं सीधा करूंगा तो ये दरमियान में से सीधा होगा ना। जब मैं इसको दरमियान में से सीधा करूंगा तो इसकी दरमियान वाली वैल्यू क्या है? इस तस्वीर को देख के आप बता सकते हैं। ये लोड करंट का, ये इंडक्टर करंट का हिस्सा था ना। इंडक्टर करंट का एक हिस्सा कट के तो इनपुट पे से आ रहा है। नो, ये इसका फलक्रम है ना, ये सेंटर पॉइंट है ना। जब आप इसको सीधा करोगे इस लाइन को तो वो इस लाइन पे सीधी होगी ना। ये कितनी हाइट है? लोड करंट I लोड। ठीक है, तो आप इसको अगर यूं बनाते हो तो ये I लोड के बराबर होता है। ये पोर्शन कितना है? DTS। Okay, so can I now find the average? It is nothing but I load into DTS divided by TS is the total time. So I am left with D into I load.
इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट का करंट है वो लोड के करंट का d टाइम्स है। अगर d 0.5 था तो इनपुट का करंट आधा है लोड के करंट से। अगर d 0.3 था तो इनपुट का करंट 0.3 टाइम्स द लोड करंट है। आपको ट्रांसफॉर्मर याद होगा, उसमें भी यही होता था। अब आप इसको एस्यूम कीजिए कि ये एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, इनपुट के ऊपर Vs लगा हुआ है और यहाँ Is फ्लो कर रहा है, और आउटपुट के ऊपर V0 है और यहाँ I0 फ्लो कर रहा है। तो आप ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर इसको ट्रांसफॉर्मर देखें तो आप लिखते थे V0 I0 इक्वल्स Vs Is। ये पावर इक्वेशन कहलाती है कि दोनों की तरफ की पावर बराबर है, इसमें कोई लॉस नहीं होता। इसके केस में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि ये जो चीज़ है ये d टाइम्स I लोड के बराबर है इंटू Vs, दिस इज इक्वल टू I0 विच इज I लोड इंटू V0 इज d टाइम्स Vs। तो d टाइम्स d, ये दोनों ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर this can also be derived from the power equation के input power must equal output power because there is no loss in the converter। अच्छा, लोड कर इनपुट का करंट हो गया। इनपुट का पीक करंट जो है वो आपने I सब लोड प्लस डेल्टा I सब L ओवर 2 से आपको पता लग जाता है। ये हमने अभी देख लिया था, देखा ना, याद है, रिमेंबर, डेल्टा I L बाई 2। डेल्टा I L बाई 2 बाज़ औक़ात, मैनी केसेस में बल्कि डेल्टा I L बाई 2 एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। मसलन ये हो सकता है कि आपका जो करंट है यहाँ पे 2 एम्पेयर हो और यहाँ पे 6 एम्पेयर हो पे जा रहा हो, तो यू वांट टू नो दिस पीक करंट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज द करंट दैट द ट्रांजिस्टर इज एक्चुअली टर्निंग ऑफ। ट्रांजिस्टर तो वो करंट देख रहा है, तो जब आप ट्रांजिस्टर बाजार से खरीदने जाओगे तो आपको ये करंट का पता होना चाहिए कि ये लोड कितना पड़ रहा है उसके पर। अगर मैं डायोड का करंट आपसे पूछूं वो कैसा है, आपने डायोड को स्पेसिफाई करना है। डायोड का करंट कैसा है जी? डायोड का करंट वो डिपेंड करता है। अगर मैं डायोड करंट इस तरह बनाता हूं I सब D, तो वो इस पोर्शन में फ्लो करता है, इसमें नहीं करता। तो I सब D जो है ना, वो इसका जो बाकी वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये I सब D है जी, ठीक है ना। और आप अगर इसकी जो वो निकालना चाहोगे एवरेज वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू जो होगी वो होगी, क्या बताया, को बता सकता है क्विकली? इट विल बी I लोड इंटू 1 माइनस D। ये डायोड की करंट की एवरेज वैल्यू होगी। डायोड के ऊपर वोल्टेज कितनी अप्लाई हो रही है? मैक्सिमम वोल्टेज ऑन द डायोड Vs, सोर्स वोल्टेज। क्योंकि जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो Vs डायरेक्टली डायोड के अक्रॉस अपीयर हो रही है, और जब ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो ट्रांजिस्टर के ऊपर कितनी वोल्टेज होती है? Vs, गुड। तो बोथ ऑफ दीज डिवाइसेस, इन पे जो वोल्टेज का स्ट्रेस है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर है, और जो करंट के स्ट्रेसेस हैं वो आपने अभी देख लिए हैं। जो मैक्सिमम करंट्स जाती हैं वो आपने देख ली। ये जो पीक करंट है ये इसके बराबर है। तो आपको ये पता चल गया कि डायोड और ट्रांजिस्टर जब बाजार से खरीदने जाएंगे तो उसके लिए आप किस तरह स्पेसिफाई करेंगे करंट और वोल्टेज को। आप इंडक्टर को जब स्पेसिफाई करते हैं
तो इंडक्टर में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इंडक्टर शुड वरी अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस करंट। ये करंट कब इंपॉर्टेंट होता है इंडक्टर के लिए? मैंने आपको इंडक्टर के काफ़ी तफसील से बताया था। इंडक्टर के अंदर ये जो मैक्सिमम पीक करंट है ये कब इंपॉर्टेंट है, किस जगह पे इंपॉर्टेंट है? इस करंट के ऊपर इंडक्टर सैचुरेशन नहीं होनी चाहिए, इंडक्टर की कोर को सैचुरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडक्टर कोर सैचुरेट हो जाएगी तो उसकी इंडक्टेंस आपको बताया था कम हो जाती है। वी डोंट वांट दैट, ठीक है। तो जो पीक करंट है उस पर इंडक्टर की कोर सैचुरेशन नहीं होनी चाहिए, और जो एवरेज करंट है इंडक्टर का, जो एवरेज करंट है वो करंट है जो उसके अंदर लॉस या हीट कॉज करता है। तो वो जो करंट है ना, जब आप इंडक्टर कहते हो, आप कहते हो मैं ये 5 एम्पेयर का इंडक्टर खरीदा बाजार से। आप अगर जाएं डिजी की पे चले जाएं, गूगल के ऊपर एक जगह findchips.com है, एक वेबसाइट है जो कि आपको ना बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स या बहुत सारे स्टॉकिस्ट को सर्च करके बताती है। आप उस पर लिखें 10 एम्पेयर इंडक्टर या 5 एम्पेयर इंडक्टर, वो आपको ना इंडक्टर्स पुल करके दे देगा मुख्तलिफ स्टॉकिस्ट के पास। तो क्या कहते हैं 5 एम्पेयर का इंडक्टर, तो वो एवरेज करंट के लिए स्पेसिफाइड होता है कि जब इसमें से आप डीसी 5 एम्पेयर गुजारोगे तो उसको कुछ नहीं होगा। उसकी स्पेक में आपको ये भी देखना पड़ता है कि इसकी सैचुरेशन करंट कहाँ है, कहाँ पे जाके ये सैचुरेशन में घुसना शुरू होगा, वो अलग कहानी होगी। इंडक्टेंस की वैल्यू मैं कैसे, अगर मैं डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ ये कन्वर्टर, तो मैं इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे बताऊंगा? व्हाट शुड बी द गुड इंडक्टेंस वैल्यू? मेरे डिज़ाइन रूल्स क्या होंगे, गाइडलाइंस क्या होंगी? छोटा इंडक्टर कब हेल्प करता है, बड़ा इंडक्टर कब हेल्प करता है, कैसे करता है, क्या कहते हो? आइडियली इंडक्टर को बहुत बड़ा होना चाहिए, नो डाउट। इंडक्टर जितना बड़ा होगा उतना इसका रिपल कम होगा। रिपल करंट कम होने के क्या फ़ायदे हैं? एक तो पहला फ़ायदा, इंडक्टर के अंदर जो अपने मसाइल हैं, जो हम सैचुरेशन की बात कर रहे थे, वो मसले कम हैं। दूसरा मसला जो है वो ये है कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसका जो रिपल है वो इससे आ रहा होता है, इस करंट रिपल से आ रहा होता है। 1 मिनट के लिए अगर आप इस नोड को कंसिडर कीजिए, इस नोड को, यहाँ पर जो करंट गुजर रहा है ये है I sub C। I sub C अगर फर्ज करो कि इंडक्टर का करंट बिल्कुल कांस्टेंट रहे तो क्या I sub C कुछ होगा? अगर इंडक्टर का करंट परमानेंटली कांस्टेंट DC हो, ठीक है। एक सर्किट यहां बना लेते हैं, एक बैटरी है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है। ये रेजिस्टर जो है ये 1 ओम का है, ये 10 वोल्ट का है, ये कुछ है, ये कुछ है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कितना करंट होगा? 10 एम्पेयर। यहाँ कितना होगा? 10 एम्पेयर। यही होना चाहिए ना। कैपेसिटर तो आप कहते हो, खुद ही बताते थे मुझे कि डीसी के ऊपर ओपन सर्किट होता है, ये पढ़ा था ना, डीसी के ऊपर ओपन सर्किट होता है। इसका क्या मतलब है? उसमें करंट 0 है। सो अगर इसके अब यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देखूंगा, यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लगाऊं मैं, तो वोल्टेज मुझे क्या नजर आएगा? स्टेडी फिक्स्ड 10 वोल्ट्स कमिंग फ्रॉम द बैटरी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी, फिक्स्ड होगा। सही है। इसमें करंट कितना होगा? 0। इट हैज टू बी 0। सो व्हाट डज दैट टेल मी? कि अगर इंडक्टर का करंट रिपल 0 हो जाए तो मेरे कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट एक्चुअली खत्म हो जाती है। आई डोंट नीड अ कैपेसिटर सिटिंग देयर बिकॉज दैट कैपेसिटर इज प्रैक्टिकली डूइंग नथिंग। There is no current in the capacitor, so it is not doing anything for me. Okay, so when does the capacitor start playing a role? When you have this current ripple. ठीक है। अगर ये कैपेसिटर मैं उतार दूं, इसको ओपन कर दूं यहां से, और ये लोड लगा हुआ है तो लोड का जो वोल्टेज है वो कैसा होगा?
लोड का जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली जो करंट गुजर रहा है उससे आर से ज़रब दे दें, वो लोड का वोल्टेज होगा। तो ये करंट है ना, ये वाला, ये करंट गुजर रहा है ना, तो लोड का वोल्टेज इसी शक्ल का होगा। इसी तरह की ट्रायंगुलर सी वेव एक सर्टेन डीसी पे उठी हुई इस तरह की वेव चल रही होगी, ये लोड का वोल्टेज होगा। ये फिक्स नहीं है, इसको आप रोकना चाहते हो किसी जगह पे और इसका रिपल जो है उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना चाहते हो, ये इशू है। तो वी पुट दिस कैपेसिटर बैक इन। हाउ डज दिस कैपेसिटर हेल्प? मैं ये वाली वेवफॉर्म मिटा रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए। हाउ डज दिस कैपेसिटर हेल्प? कैपेसिटर्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी है कि वो टेंडेंसीज तो खैर आप लोगों ने जिस तरह मर्जी उसको कह लीजिए, यू नो कैपेसिटर्स टेंड टू मेंटेन देयर वोल्टेज एंड इंडक्टर्स टेंड टू मेंटेन देयर करंट, दैट इज व्हाट यू हैव हर्ड, राइट? कि कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई वी काइंड ऑफ से कि जी एक वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटर जो होते हैं। नाउ इस असम्पशन के ऊपर कि जी कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को सीधा रखने की कोशिश करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है, कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, मैं अस्यूम करता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर सो दैट आई कैन मूव ऑन, मैं अस्यूम करता हूँ कि इसका वोल्टेज जो है ना वो फिक्स हो गया। एंड देन वी कैन कम बैक एंड सी कि हमारी असम्पशन कितनी वैलिड थी। अभी हम अस्यूम कर रहे हैं कि ये वोल्टेज जो है ये फिक्स्ड हो गया। अगर ये वोल्टेज फिक्स्ड है तो ये जो करंट है ये कांस्टेंट है, इधर जो है वो तो ये करंट है और इधर जो करंट है वो ये करंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? ये समझ में आ रही है? इंडक्टर में से ये करंट आ रहा है, लोड में ये करंट जा रहा है। सो अब आप बता सकते होगे कि कैपेसिटर के अंदर करंट जो जा रहा है वो कौन सा है? ये नोड के ऊपर ये करंट बेसिकली है I sub C इज इक्वल टू I sub L माइनस I लोड। इसका मतलब है कि अगर इस करंट में से मैं ये माइनस कर दूं, इसकी एवरेज वैल्यू को माइनस कर दूं, तो बाकी जो चीज़ बचती है वो मेरा कैपेसिटर करंट है। समझ में आ रही है ये बात? एक फंक्शन है मैथ्स के अंदर, यू टेक अ फंक्शन and you take the average value of that function, you call that the DC component। पढ़ा हुआ है? फूरियर एनालिसिस पढ़ा था, फूरियर एनालिसिस पढ़ा हुआ है। अगर आप इसकी फूरियर वो लें, ट्रांसफॉर्म लें या फूरियर, इस ये तो चूंकि एक सिक्लिकल एक रिपीटिंग फंक्शन है, तो इसलिए आप इसकी वो लिख सकते हो, फूरियर सीरीज लिख सकते हो। इसके अंदर डीसी प्रेजेंट है और जो डीसी है वो ये है, इसकी एवरेज वैल्यू डीसी है। तो मैं उस डीसी को इस इक्वेशन में मैं कह रहा हूं कि डीसी को उसकी एक्चुअल वैल्यू में से माइनस कर दो। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? जस्ट द एसी पार्ट ऑफ द लोड ऑफ द इंडक्टर करंट। So all of the AC part of the inductor current I am assuming is going through the capacitor. So you just remember that कि capacitor current जो है, capacitor passes the AC component of inductor करंट अब इसमें से अब हमें ये लग रहा है अच्छा एक कैपेसिटर है, उसमें से एक एसी करंट गुजर रहा है। अब उसमें से जब एसी करंट गुजरेगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई तो वोल्टेज नज़र आएगा ना, और वो जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज कैपेसिटर की वैल्यू के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मेरा कैपेसिटेंस छोटा है
यहाँ पे इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इम्पीडेंस कैपेसिटर की थोड़ी है तो वो वोल्टेज थोड़ी बनेगी, अगर इम्पीडेंस कैपेसिटर की बड़ी है तो वो वोल्टेज बड़ी बनेगी, ठीक है ना। अब कैपेसिटर की इम्पीडेंस 1/ωc होती है, कैपेसिटर की इम्पीडेंस जो है 1/ωc, मतलब कैपेसिटेंस वैल्यू से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो द बिगर द कैपेसिटर, द स्मॉलर द इम्पीडेंस एंड द स्मॉलर विल बी द वोल्टेज रिपल। As you pass AC current through that capacitor, the ripple value, the voltage ripple will be reduced by putting in a large amount of capacitance. Okay, so when you are designing this thing, you have a compromise. आप कहते हो अच्छा मैं इंडक्टर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये मैं रिपल थोड़ा बर्दाश्त कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं इस रिपल को एब्जॉर्ब कर लूँगा इनटू माय कैपेसिटर, बिकॉज आई कैन फाइंड अ लार्ज कैपेसिटर फॉर अ चीप प्राइस एंड इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 10,000 माइक्रोफैरेड का लगा दूंगा, क्या फर्क पड़ता है।